हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी, जिसके 3 वीडियो आ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपने तीनों वीडियो में खूब एंजॉय किया होगा, खूब आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया होगा। स्टूडेंट्स, आज के इस 4th वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। कई लोग इस टॉपिक को ऐसे भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेस द वायर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम बोलेंगे खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या तार को खींचने में किया गया कार्य। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से लिखेंगे और वर्क डन को हम W से लिखेंगे। समझिए स्टूडेंट्स, जैसे एक वायर है, इस वायर को जब मैं खींचता हूं तो इसके अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो इस वायर की लेंथ के बढ़ने का अपोज करेगा। जस्ट लाइक ए स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है, तो वायर के अंदर जब वायर को खींचेंगे तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जो वायर की लेंथ का बढ़ने का अपोज करेगा। पर मैं वायर को फिर भी खींच रहा हूं, तो खींचूंगा तो वायर पे मैंने वर्क किया, और जो मैंने वायर पे वर्क किया वो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग इसकी क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेस द वायर against internal restoring force store in form of potential energy। the value of work done, ये work done कौन करेंगे? हम लोग करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स करेगा। the value of work done to stress the wire against internal restoring force store in form of potential energy, and this potential energy is known as elastic potential energy। तो वायर को खींचने में हमने जो वर्क किया W बाई हमने जो वर्क किया वो वायर में किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मैं इसको हिंदी में बोलता हूं, किसी तार को प्रत्यानयन बल के विरुद्ध हमारे द्वारा खींचने में किया गया कार्य तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब आपको वर्क पूछे चाहे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, दोनों के फॉर्मूले सेम होंगे। क्या होंगे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये रिजिड सपोर्ट है, खूंटी है, सस्पेंशन है, जहां से हमने एक L लेंथ के वायर को, वायर की नेचुरल लेंथ कितनी है? ये इसकी इनिशियल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है अभी ये, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ना हमने इस पे फोर्स लगाया, कुछ भी नहीं लगाया अभी इसके ऊपर। अब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी हमने। कितनी बढ़ा दी? L0 प्लस x कर दी, और ऐसे करके हमने वायर की टोटल जो लेंथ में एक्सटेंशन किया वो कर दिया L0 प्लस डेल्टा L।
देखिए इलोंगेशन, वायर में इलोंगेशन कितना है, विस्तार कितना है, विस्तार। और वायर में इलोंगेशन करोगे तो उसके अगेंस्ट वायर में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, कई लोग इसको टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, कितना होगा। और इस इंटरनल रीस्टोरिंग जो फोर्स डेवलप हुआ है वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना होगा। विस्तार कितना है, देखिए शुरू में कितना विस्तार लिया हमने, 0 है, x इक्वल्स टू 0 विस्तार है। तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यंग मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, और स्ट्रेन कितनी हो गई, मान लो एक्सटेंशन है x और लेंथ कितनी है इनिशियली L0, राइट। तो यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो F कितना आ जाएगा, y a अपॉन L0 उसकी नेचुरल लेंथ इंटू x। अब शुरू में x 0 है, जब आपने वायर को खींचा ही नहीं तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी कितना है, 0 है। और जब वायर में इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स तब डेवलप नहीं हुआ जब आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल फोर्स 0। अब जब वायर में एक्सटेंशन x है तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, y a नेचुरल लेंथ L0 इंटू x। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जितना एक्सटर्नल फोर्स होता है उतना ही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी कितना होगा, y a अपॉन L0 इंटू x। अब मैंने वायर की लेंथ जो है फाइनली टोटल कितनी बढ़ा दी, x इक्वल्स टू डेल्टा L। तो फोर्स कितना होगा, तो x की जगह लिख दो डेल्टा L, y a L0 उसकी नेचुरल लेंथ, x की जगह डेल्टा L। और ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इतना तब डेवलप हुआ जब आपने एक्सटर्नल फोर्स भी इतना लगाया। अब आप लोग एक चीज समझिए, यहां पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है, x के साथ चेंज हो रहा है, और हमको पता लगाना है कि वायर को खींचने में वर्क कितना करना पड़ेगा। और जो हमने वर्क किया है वो वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया है। एक बार स्टूडेंट्स वापस समझें, वायर की नेचुरल लेंथ L0 है, उस समय इलोंगेशन 0 है, इलोंगेशन 0 है तो जब वायर को आपने खींचा ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स भी 0 होगा। अब आपने एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाया तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में इतना ही डेवलप होगा। अब आपने वायर की टोटल लेंथ x बढ़ा दी डेल्टा L। ये हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जितना ही इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होता है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स होता है। आप देख लीजिए बैलेंस रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। अब वर्क कितना होगा ये हमको पता लगाना है, W वर्क कितना होगा, तो ध्यान से सुने, W बाई हम, ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे आएगा कंजर्वेटिव फोर्स डॉट dr। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हो, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F एक्सटर्नल, आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना डेवलप हुआ इनटू dx। आपका दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो। बस ये ध्यान रखना है F एक्सटर्नल की वैल्यू रख रहे हो तो dx रखना है, आगे माइनस नहीं आएगा।
क्योंकि आप लोग समझे एक्सटर्नल फोर्स यूं लगा रहे हो तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डेवलप हो रहा है, जैसे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होता है। तो ये ध्यान रखना, आप यदि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स रख रहे हो तो आगे माइनस लगा के फिर वैल्यू पुट करना, स्प्रिंग फोर्स की तरह। जैसे माइनस kx होता ना, वैसे आप माइनस में वैल्यू रखना, राइट। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको वर्क निकालना है, W बाई हम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U, इनिशियल 0 माइनस, अब मैंने अभी बोला कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डेवलप हो रहा है, तो माइनस YA अपॉन L0 इंटू x, और डिस्प्लेसमेंट आपने वायर को खींचा dx, टोटल वायर में एक्सटेंशन कर रहे हो 0 से डेल्टा L। तो आपका जो W बाई हम आएगा, वायर को खींचने में जो वर्क करना पड़ेगा, या वायर की जो पोटेंशियल एनर्जी U जो होगी, माइनस माइनस प्लस, और x dx का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 1/2 YA अपॉन L0, और इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा L का होल स्क्वायर। हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, अभी बनाएंगे एक एक करके। ये वर्क का पहला फॉर्मूला है, ओके। अब सुने नेक्स्ट पॉइंट। अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस हम सबको पता है, अभी हमने लिखा था फोर्स का फॉर्मूला YA अपॉन L0 इंटू डेल्टा L। तो आप लोग देखिए 1/2 YA L0 डेल्टा L, इसकी जगह मैं लिख दूंगा फोर्स। ये फोर्स बोलो, टेंशन फोर्स बोलो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, सब एक ही बात है। तो W बाई हम का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 F इंटू डेल्टा L। राइट, और फॉर्मूला बनाते हैं, W बाई हम बोलो या स्टोर एनर्जी बोलो, एक ही बात है। और फॉर्मूले बनाते हैं इसके, वन बाई टू YA अपॉन, या एक काम कीजिए, इस फॉर्मूले को अपन ऐसा करते हैं कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था, आपको पता हो तो, स्ट्रेस क्या आई थी हमारी, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेंथ क्या होती है डेल्टा L अपॉन L। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ चुका है, तो 1/2 F, A से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, A से डिवाइड भी कर दिया, A से मल्टीप्लाई भी कर दिया, राइट। अभी A और लिखूंगा मैं, डेल्टा L, L से भी मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया L0 से, अपने इनिशियल लेंथ L0 लिए। अब क्या क्या बच गया, एक तो A अपन ने एक्स्ट्रा लिखा तो ये A आ गया, एक L0 अपन ने एक्स्ट्रा लिखा, ये L0। अब आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया वर्क का, वर्क का बोलो या पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, आप लोगों को समझ में आया। देखो ये इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना, आपको लगता है कैसे बना, आप A से A कैंसिल कर लो, L0 से L0 कैंसिल कर लो, वापिस ये आ जाएगा। मैंने ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे L0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 1/2 फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस प्रतिबल, डेल्टा L अपॉन L0 स्ट्रेंथ, और एरिया इनटू L0 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम।
स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है कि स्ट्रेस्ड वायर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या वर्क डन क्या होगा, तो उस पर बेस्ड आप ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लें। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लो तो आपके वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक और चीज पूछते हैं एग्जाम में। नोट, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व, जिसको हम लोग U बार से लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ स्टोर एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर। हमने वायर को खींचने के लिए वर्क किया तो वायर के अंदर स्टोर एनर्जी आ गई। वो स्टोर एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व। तो U बार आ जाएगा आपका 1/2, या तो पहले U बार आ जाएगा U अपॉन, U मतलब स्टोर एनर्जी, डिवाइड बाई वॉल्यूम। और इसकी SI यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स, U का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। U का फॉर्मूला क्या होता है, U बार इक्वल्स टू, और क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे, U बार इक्वल्स टू 1/2, U की जगह मैं पुट कर रहा हूं स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अभी हमने स्टोर एनर्जी के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि नीचे भी वॉल्यूम आ रहा, ऊपर भी वॉल्यूम आ रहा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। तो U बार स्टोर एनर्जी आ जाएगी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, ये थी इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। इसके ऊपर एक फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर is Y and produce stress in wire is S। वायर का यंग मॉड्यूलस Y है और वायर में एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो है S। देन इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी पूछिए। किसी तार का यंग का प्रत्यास्थता गुणांक Y है और उस तार के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुई वो S है, तो उसकी इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ है, कई एग्जाम में आया हुआ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सीखे कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक वायर की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यहां पे समझे, यंग मॉड्यूलस क्या होता है,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को S से लिखा है, यंग मॉडुलस को Y से लिखा है, तो यहां से स्ट्रेन क्या आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगी S अपॉन Y। पुट कर दो, आंसर आ जाएगा U बार इक्वल्स टू 1/2। स्ट्रेस को लिखते हैं हम लोग S से, स्ट्रेन को लिखेंगे S अपॉन Y। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो U बार आ जाएगा S स्क्वायर अपॉन 2Y। स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूंगा कि आप एनर्जी डेंसिटी पे जितने सारे फॉर्मूले बन रहे हैं आप उनको याद नहीं करें, याद आप ये वाला फॉर्मूला करें बस, बाकी आप वैल्यू पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने सीखा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइजन रेशियो क्या होता है, राइट? पॉइजन रेशियो, जिसको कई लोग सिग्मा से लिखते हैं, कई लोग म्यू से लिखते हैं, पॉइजन रेशियो, राइट? हिंदी में कहते हैं पॉइजन निष्पत्ति क्या होती है। क्या होता है, किसी वायर को हम लोग खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, राइट? कहने का मतलब ये है लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रही है, और रेडियस और डायमीटर कम हो रहा है, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन। अभी हम लोग समझेंगे, पहले एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, लेटरल स्ट्रेन एंड longitudinal strain, lateral strain and longitudinal strain, इसका जो रेशियो होता है is known as पॉइजन रेशियो सिग्मा, जिसको सिग्मा से लिखते हैं। हिंदी में बोलेंगे पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, उसका जो रेशियो होता है वो होता है सिग्मा। जैसे समझो, जैसे ये वायर था, राइट? इसकी लेंथ इनिशियली L थी और इसकी रेडियस R थी। अब आपने वायर को खींचा तो वायर की लेंथ बढ़ गई, वायर पतला हो गया, थिन हो गया। वायर की अब नई लेंथ क्या हो गई, L डैश, और वो L डैश कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। और वायर की नई रेडियस देखो, वायर पतला हो गया तो रेडियस कम हो गई, पहले इतनी रेडियस थी अब R डैश हो गई रेडियस, तो R डैश कितनी हो गई, R माइनस डेल्टा R। मतलब जब वायर को खींचता हूं तो लेंथ बढ़ती है तो रेडियस कम हो जाती है, और वायर को कंप्रेस करूंगा तो लेंथ कम हो जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगी। कुल मिला के एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तो जो सिग्मा होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन, पार्श्व विकृति अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति। लेटरल स्ट्रेन कितनी आएगी, डेल्टा। देखो लेटरल स्ट्रेन क्या हुई, इसको बोलते हैं रेडियस में जो चेंज होती है, डेल्टा R अपॉन R, रेडियस में चेंज अपॉन इनिशियल रेडियस, और लेंथ क्या होगी, डेल्टा L अपॉन इनिशियल लेंथ। पर देखो एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है, इसलिए आगे क्या आएगा, माइनस। इसको बोलते हैं सिग्मा। अब देखो ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है,
तो ये होता है यूनिटलेस। राइट? इसकी थ्योरेटिकली लिमिट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सिग्मा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -1 से बड़ी और 0.5 से छोटी। -1 से बड़ी और 0.5 से छोटी या उसके बराबर। पर जब हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल लिमिट, तो हमको सिग्मा की वैल्यू मिलती है 0.2 से लगाकर 0.4 के बीच में। राइट? तो ये स्टूडेंट्स था पॉइजन रेशियो। तो स्टूडेंट्स ये हमने सीखा कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। आइए अब हम लोग इस पर बेस्ड और पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एक तार को खींचा जाता है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। V इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है वायर का πr²L, और वो आपको बोला है कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाई V R² को लिखेंगे 2, आगे आ जाएगा डेल्टा R अपॉन R। जैसे हम लोग एरर वगैरह के टॉपिक में पढ़ते हैं ना, पावर आगे आ जाती है 2 डेल्टा प्लस डेल्टा L अपॉन L। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा R अपॉन R, ये तो बन गई लेटरल स्ट्रेंथ, त्रिज्या में परिवर्तन अपॉन इनिशियल रेडियस, और डेल्टा L अपॉन L, माइनस को भी इधर ले लिया तो पीछे बचेगा 1/2। अब इसको रीअरेंज करो, और ये क्या होता है, सिग्मा, तो सिग्मा आ गया आपका 1/2 मतलब 0.5, आंसर हो गया फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैटापुल्ट, गुलेल ऐसी होती है, यहां पर एक रस्सी होती है, उस रस्सी में पत्थर डाल के और ऐसे फेंकते हैं, इस तरह की होती है रस्सी, पीछे यहाँ रस्सी डाल के और ऐसे रस्सी को खींचते हैं, फिर उसमें से पत्थर बाहर निकलता है, उसको कैटापुल्ट बोलते हैं। इन ए कैटापुल्ट, रबर कोड है उसके अंदर, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा आपको रबर कोड का, टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब जब उसको अपने नहीं खींचा तो उसकी नेचुरल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। रबर बैंड की जो यंग मॉड्यूलस है वो 5 × 10⁸ है। अब जब अपने को प्रोजेक्ट करना है तो हम रबर बैंड जो है उसको पीछे खींचेंगे, ऐसे पीछे खींचेंगे रबर बैंड को। इफ इट्स स्ट्रेच्ड टू 12 सेंटीमीटर एंड रिलीज, पहले 10 सेंटीमीटर था, अब उसकी लेंथ को खींच के अपन ने 10 से कर दिया 12, पीछे खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। रिलीज टू प्रोजेक्ट ऑफ मास ऑफ 5 ग्राम, अब उस रबर बैंड के अंदर हमने ये छोटा सा मास फिट किया हुआ था 5 ग्राम का। तो पूछा है फाइंड आउट टेंशन इन कॉर्ड, पहले तो कोई टेंशन था नहीं, जब खींचा तो टेंशन डेवलप होगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड मास कितनी होगी, क्योंकि हमने खींचने में जो वर्क किया वो उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी उस मास को मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग टेंशन निकालते हैं, टेंशन पूछे या फोर्स पूछे बात एक ही है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था टेंशन या जो फोर्स डेवलप होगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है YA/L0 × ΔL। यह फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फोर्स का। Y
5 इंटू 10 टू द पावर 8। क्रॉस सेक्शन एरिया 1 mm स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट किया। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, पहले थी 12, पहले 10 बाद में 12, तो चेंज हुआ 2 का, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये कैंसिल हो गया, ओके। और ये 2 5 10, 10 से 10 कैंसिल, तो ये पीछे बच गया 100 न्यूटन। तो हमने ऑप्शन देखा 100 न्यूटन तो आ गया, पर 100 न्यूटन दो ऑप्शन में, तो इसका अगला पार्ट भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम 100 न्यूटन टिक करके आगे चल देते। दूसरा पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड मास कितनी मिलेगी। तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन रबर कोड इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास, राइट। अब स्टोर पोटेंशियल एनर्जी के हमने स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले पढ़े थे, पर अभी हमको फोर्स पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1/2 F डेल्टा L इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। 1/2 जो कोड में फोर्स डेवलप हुआ वो 100, चेंज इन लेंथ पहले थी 10 बाद में हो गई 12, तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। 1/2 मास दे रखा है 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू v²। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 कैंसिल, और 100 से 10 टू द पावर -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा इधर, तो v² आ जाएगा आपका 2/5 और 1000 चला जाएगा ऊपर, 10 टू द पावर -3 ऊपर, तो 2000/5 ये आ जाएगा 400, तो v आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो टेंशन फोर्स या जो फोर्स डेवलप होगा वो 100 न्यूटन और वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, जेई में आ सकता है, नीट का पेपर बहुत लेवल का आता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये 2 वायर है जो सेम मटेरियल के हैं, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। रेशियो ऑफ देयर रेडियई, उनकी रेडियस का रेशियो 1:3 है। इफ बोथ वायर्स आर स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, दोनों को समान बल लगाकर खींचा जाता है, तो प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व का अनुपात क्या होगा। किसका रेशियो पूछा है? प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व का रेशियो पूछा है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप इसका आंसर निकालें और मुझे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपका करेक्ट आंसर क्या आया है। ओके, आपके मैसेज का मैं वेट करूंगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 3 तरह के पढ़े थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस को B से भी लिखते हैं, K से भी लिखते हैं, दोनों सही है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो, ये 3 तो हो गए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सिग्मा आज हमने पढ़ा पॉइजन रेशियो। इन चारों में क्या रिलेशन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। एज ए रिजल्ट याद रखो, इनका डेरिवेशन आपके लेवल तक के सिलेबस में नहीं है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसी बातें आती है, आप लोग डायरेक्ट ये ध्यान रखें y = 3
बी मतलब बल्क मॉड्यूलस 1 माइनस 2 सिग्मा, y इक्वल्स टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, 9 बाई वाई 3 बाई नीटा 1 प्लस बी मतलब बल्क मॉड्यूलस। इस पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग सॉल्व करें, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ y की वैल्यू 2.4 नीटा रखनी है, सॉल्व करना है तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग सॉल्व करें, y की वैल्यू यहाँ पे डाल दें 2.4 नीटा 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, नीटा नीटा कैंसिल, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 में से 1 माइनस करोगे तो सिग्मा आ जाएगा 0.2। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लें। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, कभी ऐसे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रिंग बॉल मॉडल ऑफ ए सॉलिड। ये एक मॉडल है, हम सॉलिड में इलास्टिक नेचर कैसे आया इसको हम इस मॉडल से समझ सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ठोस में प्रत्यास्थ व्यवहार की व्याख्या किसके आधार पर, स्प्रिंग बॉल मॉडल के आधार पर। ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार की स्प्रिंग बॉल मॉडल के आधार पर व्याख्या। तो आप समझें, कोई भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या होता है, ये जो मैंने पिंक कलर की जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने शो की है, आप इनको एटम समझें, ये सब एटम है पिंक कलर के। और एटम के बीच में जो मैंने स्प्रिंग शो करी है, ये स्प्रिंग्स जो है बॉन्ड का काम कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? दो एटम के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो डेवलप होता है, उस इंटर एटॉमिक फोर्स का काम, उस बॉन्ड का काम कर रही है ये स्प्रिंग। तो यहां जो पॉइंट मास है वो एटम का काम कर रहे हैं, स्प्रिंग जो है वो इंटर एटॉमिक फोर्स का काम कर रही है। जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इलास्टिसिटी में पॉइंट मास को आप एटम समझें, सॉलिड के अंदर स्प्रिंग को इंटर एटॉमिक फोर्स समझें। सारी स्प्रिंग इंटर एटॉमिक फोर्सेज का काम कर रही है, अंतर परमाणुीय बल का काम कर रही है। यहां होता है स्प्रिंग नियतांक और यहां होता है परमाणुीय बल नियतांक, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इसको के से लिखते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होना, बल्क मॉड्यूलस को भी के से लिखते हैं, पर वो के अलग है, ये के अलग है। यहां इस इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की जब तुम यूनिट निकालोगे तो क्या यूनिट आएगी, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है वाई आर नॉट। आर नॉट क्या होती है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। दो एटम एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर है, जब आपने सॉलिड को डिस्टर्ब नहीं किया। तो आप इसकी यूनिट निकालोगे तो आपको पता है वाई यंग मॉड्यूलस है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दो एटम के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट भी होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, अगेन आ गया न्यूटन पर मीटर। कहने का मतलब है जो यूनिट स्प्रिंग कांस्टेंट की होती है वही इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट की होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉल है ये पॉइंट मास का काम कर रही है और बीच में जो स्प्रिंग है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस का काम कर रही है। अब क्या होता है, जब हम सॉलिड को फोर्स लगा के और इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, इसको विरूपित करने की कोशिश करते हैं, तो जब मैं एक एटम को खींचता हूं तो उस एटम से कनेक्टेड जितनी भी स्प्रिंग है
वो सब उसको वापस पीछे खींचती है, वापस उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है। इसीलिए सॉलिड में जो इलास्टिक नेचर आया है वो इस मॉडल की वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। अब जब आप सॉलिड पे कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो दो एटम एक दूसरे से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहते हैं और उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहती है, राइट। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड एम्स का एग्जाम होता था पहले, क्वेश्चन आया हुआ है। मैं फिर यही कहूंगा, एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, वो आपको इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, यंग मॉड्यूलस और दो एटम के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो यहां रखनी है। अब देखिए इस पर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये एम्स का ही क्वेश्चन है। पहले नीट और एम्स का एग्जाम अलग अलग होता था, तो एम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस पेपर में चेक कर सकते हो। फॉर ए मेटल जिसका बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 × 10⁹, सिग्मा दिया हुआ है 0.4, इंटर एटॉमिक सेपरेशन दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। आपको पता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है, अभी मैंने सिखाया आपको यंग मॉड्यूलस और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आपको 3 एंगस्ट्रॉम। अब यंग मॉड्यूलस निकालो और बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो यंग मॉड्यूलस निकालना है। बल्क मॉड्यूलस से उसका फॉर्मूला होता है y = 3b1 - 2 सिग्मा। 3b को रिप्लेस कर दिया 2 × 10⁹, 1 - 2 सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 0.4, सोल्व किया 1.2 × 10⁹, ये वैल्यू यहां पे रख दी और इससे हमने इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट निकाला, तो वो आया 0.36 न्यूटन पर मीटर, राइट। तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट सीखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटेलिक स्ट्रेस्ड वायर। खींचे हुए तार के लिए प्रतिबल विकृति वक्र। जैसे एक तार को आपने लटका दिया और उसके नीचे आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, कोई लोड लटका रहे हो या स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो, खिंचाव बल लगा रहे हो, जिसकी वैल्यू वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस वायर के नीचे, तो क्या होगा, इस वायर की लेंथ बढ़ेगी। मैं धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहा हूं, 0, फिर 0.1 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, 0.3 न्यूटन, ऐसे फोर्स बढ़ा रहा हूं, इसकी लेंथ बढ़ रही है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ गया, एग्जैक्ट ओरिजिनल लेंथ पे। तो मैंने वायर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वायर ने अपनी लेंथ को कवर करने के लिए, वापस ओरिजिनल लेंथ पे आने के लिए इसमें स्ट्रेस डेवलप हुई, और वो स्ट्रेस उतनी ज्यादा डेवलप हो रही है जितनी ज्यादा इसमें स्ट्रेन डेवलप हुई। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है स्टार्टिंग में, इसलिए देखो स्टार्टिंग में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, OA कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। अब OA कर्व के बारे में क्या बोलेंगे, OA पार्ट के लिए क्या बोलेंगे, व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, कि हमने वायर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उससे स्ट्रेन डेवलप हो रही है और उस स्ट्रेन की वैल्यू 0.01 से कम है, या मैं यूं बोल दूं कि उस वायर में कम विरूपण है, लेस डिफॉर्मेशन है, तो हमने देखा कि स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। इसको हुक्स लॉ बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा y को बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। तो हम यंग मॉड्यूलस किसी वायर का, हम किसी मटेरियल का निकालना है तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के भी निकाल सकते हैं। और जो ग्राफ का जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपाती सीमा, समानुपाती सीमा। मतलब इस लिमिट तक वायर अपनी एग्जैक्ट ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, वायर में बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगी, यहां तक वायर परफेक्टली इलास्टिक का काम करेगा। यदि स्ट्रेन की वैल्यू 0.01 से भी आपने कम प्रोड्यूस करी है वायर के अंदर, तो ये था OA पार्ट का एक्सप्लेनेशन, राइट। अब हमने देखा ग्राफ का जो OA पार्ट है
वो स्ट्रेट लाइन है। ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ये मैंने आपको सिखा दिया। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा, हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इस कर्व से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा 2 बातें और पूछ सकते हैं कि इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, प्रतिबल विकृति वक्र का ढाल प्रोपोर्शनल लिमिट तक, तो स्लोप होता है dy बाई dx। स्लोप बोलो ग्रेडियंट बोलो एक ही बात है, जिसको हम लोग स्लोप को स्मॉल m से लिखते हैं, जो tan थीटा के इक्वल होता है। ये बेसिक मैथ्स की बात है। तो यहां पे मैं m मींस स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो ये होगा dy बाई dx। यहाँ y का रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेस प्रतिबल और x का रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेन, और हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्लोप बोलते हैं tan थीटा। और अभी हमने सीखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो यंग मॉडुलस के इक्वल होता है। मतलब आपको 2 वायर के लिए कर्व दे दे, जैसे 2 वायर है, 2 के लिए कर्व दे दिए, 2 मेटल वायर, एक मेटल वायर A एक मेटल वायर B, तो आप ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। जैसे इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब B जो मेटल है उसका यंग मॉडुलस A से ज्यादा है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। दूसरी बात क्या पूछ सकते हैं, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, मतलब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जो ये नीचे का जब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। बेस का काम कर रही है स्ट्रेन, हाइट का काम कर रहा है स्ट्रेस। और हमको पता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये होती है एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्ट्रेस्ड वायर। कभी आपको कर्व दे दे और पूछे एनर्जी डेंसिटी ऑफ वायर क्या होगी, तो आप उसके नीचे का अंडर का एरिया निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो हमने OA पार्ट का जो कर्व पढ़ा था उसका एक्सप्लेनेशन और उसके साथ में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वो मैंने आपको सिखाए। आगे आ जाइए, ये अपने OA पार्ट का हमने डिस्कशन किया, राइट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं AB पार्ट का। अब मैंने वायर पे और फोर्स बढ़ाया तो वायर में और स्ट्रेन डेवलप होगी। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो उस स्ट्रेन को वापस रिकवर करने के लिए इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगी, पर अब जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। A तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। पर अब एक बात है कि जब मैं स्ट्रेचिंग फोर्स को AB पार्ट में कहीं से भी हटा देता हूं तो वायर अगेन अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाता है। इसका मतलब वायर यहां तक इलास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। देखिए ये OA के बाद AB पार्ट का एक्सप्लेनेशन है। If stretching force is increases, then strain also increases. Then metallic wire is still remain elastic. मतलब मैं स्ट्रेचिंग फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन बढ़ रही है, और मैं स्ट्रेचिंग फोर्स को हटा रहा हूं तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ रहा है। इसका मतलब वायर अभी भी कौन सी कंडीशन में है, प्रत्यास्थ स्थिति में है। If stretching force is removed, then wire regain its original length. कहां तक रीगेन कर लेता है, B पॉइंट तक। इसलिए पॉइंट B को मेटलिक वायर की इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, प्रत्यास्थता सीमा बोलते हैं, या इसको यील्ड पॉइंट लब्धि बिंदु बोलते हैं। आ जाइए, ये मैंने OA पार्ट को समझाया, ये मैंने AB पार्ट को समझाया। नाउ BC पार्ट। अब क्या होता है, अब मैं स्ट्रेचिंग फोर्स को और बढ़ाता हूं तो इसमें स्ट्रेन और बढ़ती है, और उसका अपोज करने के लिए इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होती है। पर अब क्या होता है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ती है। आप खुद देखें कर्व में, आपने स्ट्रेस इतनी सी बढ़ाई, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ी। आप देखें ये इतनी सी बड़ी, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ी। तो BC पार्ट के अंदर वायर में स्ट्रेन स्ट्रेस के कंपेयर में रैपिडली बढ़ती है।
इसलिए जब मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाता हूं, जैसे मैंने सी पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया मैंने, तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आ पाता है। ये मैंने समझने के लिए बनाए, ये कर्व का बीसी पार्ट, राइट। तो ये कर्व का बीसी पार्ट है, जहां पर क्या हो रहा है कि मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो लेंथ बढ़ रही है, पर स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है, पर उसके कंपेयर में स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जैसे वायर है, वायर को मैं खींचता जा रहा हूं, लेंथ बढ़ती जा रही है, और खींचता जा रहा हूं, लेंथ बढ़ती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मैं कम फोर्स लगाऊंगा पर इसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, वो हो गया बीसी पार्ट, राइट। और यदि मैं सी पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स को हटा देता हूं, सी पॉइंट तक मैं एक्सटर्नल फोर्स को हटा देता हूं, तो वायर अपनी एग्जैक्ट नेचुरल लेंथ पे नहीं आता है, और वायर के अंदर एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है। मतलब वायर का अब इलास्टिक बिहेवियर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिक बिहेवियर में। देखो बी तक तो वायर का बिहेवियर कैसा था, इलास्टिक। इलास्टिक बिहेवियर हम तब तक बोलते हैं जब वायर में एक्सटर्नल फोर्स हटाने से वायर में स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। पर अब बी और सी के बीच में आप कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो आप देखोगे कि वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आएगा ही नहीं, थोड़ी बड़ी हुई लेंथ पर आकर रुक जाएगा। इस बीसी पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखिए, ये बी पार्ट और ये बीसी पार्ट। देखिए, इफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज इंक्रीजेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा के बाद भी आप खिंचाव बल को बढ़ाते जा रहे हो। वायर ने कह दिया ये मेरी इलास्टिक लिमिट है, यहां तक आप मेरे को खींचोगे तो मैं वापस ओरिजिनल लेंथ में आ जाऊंगा, पर आपने कहा मैं इसके आगे भी तेरे को और खींचेंगे। देन स्ट्रेन विकृति प्रतिबल की तुलना में रैपिडली बढ़ती है। Then strain increases more rapidly as compared to stress. If stretching force is removed, then wire does not comes back into the natural length, and permanent strain develop in the wire. तो वायर में स्थायी विकृति आ जाती है, और अब वायर का जो व्यवहार है वो प्लास्टिक हो जाता है, राइट। अब देखिए, ये हमने बीसी पार्ट पढ़ा, अब सीडी पार्ट की बात करते हैं। अब मैं स्ट्रेचिंग फोर्स और बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, वायर में स्ट्रेन और बढ़ती जा रही है। अब देखो, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो तो वायर में स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, और वायर डी पॉइंट पर आकर टूट जाता है। इस डी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इस ब्रेकिंग पॉइंट पे जब वायर टूट जाता है तो टूटने तक इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। कोई भी वायर को खींचते हैं तो टूटने से पहले वायर अपोज करने के लिए वायर के अंदर जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, राइट। ये सीडी पार्ट। इफ स्ट्रेचिंग फोर्स इज फर्दर इंक्रीजेस देन वायर ब्रेक एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे वायर टूट जाता है। आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो पॉइंट डी जो ग्राफ का है वो ये बताता है कि इस पॉइंट पे वायर टूट गया। दिस पॉइंट इज नॉन एज फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट, विच्छेदन बिंदु या भंजन बिंदु कहते हैं इसको। और इस समय वायर के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होती है, वायर की लेंथ को बढ़ने से रोकने के लिए, वायर को टूटने से रोकने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, जो हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ग्राफ के चारों पार्ट कवर कर लिए, ओए पार्ट है ना, ए बी पार्ट, बी सी पार्ट और सी डी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। दो टाइप के होते हैं पदार्थ प्रतिबल विकृति वक्र के आधार पर। एक होता है डक्टाइल मटेरियल जिनको तन्य पदार्थ बोलते हैं। तन्य पदार्थ वो होते हैं जिनको खींच के तार बना सकते हैं, जैसे आपको पता है गोल्ड के सिल्वर के खींच के तार बना सकते हैं, कॉपर के तार बना सकते हैं इनके। तो डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, देखो जैसे अभी अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, तो ये कर्व कुछ इस तरीका का है, यहाँ ए पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट है ना, फिर ये सी पॉइंट, ऐसे। तो आपको मैंने बताया था ये ओ ए बी, बी तक तो ये इलास्टिक का काम करता है, राइट। अब बी के बाद बी मतलब बी कौन सा पॉइंट था अपना, बी था अपना इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट, है ना। और फिर ये सी पॉइंट और ये लास्ट में डी पॉइंट पे आके वो टूट जाता है, ये डी पॉइंट। तो जब बी और डी के बीच में लार्ज गैप होता है, इफ लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब वायर को खींचते रहो टूटता ही नहीं है। जब इलास्टिक लिमिट प्रत्यास्थ सीमा और भंजन बिंदु के बीच में लंबा विरूपण कर सकते हैं किसी पदार्थ का, और जब आपको पता है मैंने अभी बताया था ये होता है इलास्टिक रीजन, और बी से लगा के और आगे वाला जो रीजन होता है वो होता है प्लास्टिक रीजन। तो इसका मतलब तन्य पदार्थ वो होंगे जिनका प्लास्टिक रीजन जो होगा वो लार्ज होगा, लार्ज प्लास्टिक रीजन होगा, और इसका एग्जांपल है मेटल। इलास्टिक लिमिट के बाद में यदि आपको डी पॉइंट ग्राफ का काफी दूर मिलता है, प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा मिलता है, तो उनको बोलते हैं तन्य पदार्थ, और उसका एग्जांपल है मेटल। एक वो होते हैं जो बी के बाद डी जो होता है वो बिल्कुल पास ही मिल जाता है, बी सी डी लगभग पास में ही होते हैं तीनों, तो उनको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। ये देखो जिनको हिंदी में कहते हैं भंगुर पदार्थ। ये क्या होता है, इफ मटेरियल ब्रेक सून आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, मैंने भी बताया ना इलास्टिक लिमिट थी बी, अब बी के बाद आपने वायर को और खींचा या किसी मटेरियल को और खींचा और वो टूट जाता है, मतलब बी के बाद जो सी पॉइंट डी पॉइंट वो लगभग सब पास पास में ही होते हैं, यानी इनका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं। जैसे इनके लिए आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओगे, ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, तो ये ओ पॉइंट था, ये अपना ए पॉइंट था, ये अपना बी पॉइंट था। अब बी के बाद सी डी सब इसके पास ही आएंगे बिल्कुल, ये बी पॉइंट और सी डी बिल्कुल इसके पास, सी भी यहीं डी भी यहीं, सब पास पास में ही है। मतलब इनका प्लास्टिक रीजन बहुत नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, और इसका एग्जांपल है ग्लास। आप ग्लास को थोड़ा सा खींचो, स्ट्रेन बहुत कम रखो, वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, पर आप ग्लास को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि इसका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, इसलिए ग्लास के वायर नहीं बना सकते आप खींच के। क्लियर। अब इस पॉइंट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो मैंने सैंपल के लिए क्वेश्चन लिया है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है मेटल ए के लिए, मेटल बी के लिए। इस पे आपको तीन टाइप के सवाल पूछते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, आपको तीन क्वेश्चन का जवाब देना है। विच मटीरियल हैज ग्रेटर यंग मॉड्यूलस, मैंने अभी आपको सिखाया था यंग मॉड्यूलस जो होता है वो होता है y, और y होता है tan थीटा के बराबर। स्लोप सिखाया था मैंने अभी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो देखिए इसका स्लोप ये मेटल बी का, मेटल ए का, ये तो इसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, किसका, ए का, तो यंग मॉड्यूलस ज्यादा किसका हो गया, आंसर क्या हो गया, मेटल ए। दूसरा क्वेश्चन, विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, मेटल ए और मेटल बी में से देख लो प्लास्टिक रीजन ज्यादा किसका है। देखो इसका तो प्लास्टिक, जैसे ये अपना ए पॉइंट था, ये अपना है ना ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और बी के बाद में काफी लंबा प्लास्टिक रीजन है, जबकि इसमें नहीं है। तो कौन सा मटेरियल डक्टाइल हो गया, जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, तो आंसर हो गया इसका मेटल ए। और विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल, ए और बी में से, तो आप खुद देख लो मोर ब्रिटल कौन सा है,
जिसका प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, इसका प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, उसके बाद तो मेटल बी टूट गया, तो इसका मतलब आंसर हो गया मेटल बी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, पॉइजन रेशियो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मन से पढ़े, पूरे फेथ के साथ पढ़े। आपका इलास्टिसिटी पर बेस्ड चाहे जेई का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, 100% सही होगा। स्टूडेंट्स, अक्सर मैं कहता हूं आउट ऑफ फेथ मिरेकल्स हैपन। तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे, आपको भी अच्छी रैंक से सिलेक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू।